तीन फैक्टर्स अभी अदील ने बताए हैं. फर्स्ट आई वोटिंग, द सेकंड वन इज जो यूथ की तरफ रुझान एक तसव्वुर किया जाता है, परसेप्शन है, एंड थर्ड टीएलपी के साथ अलायंस. आप समझते हैं कि ये तीन फैक्टर्स काउंट हो सकते हैं पीटीआई के नेक्स्ट गवर्नमेंट बनने में? देखें, पहले दो फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं. जो पहले दो फैक्टर हैं यूथ का, मैं समझता हूँ कि यूथ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पाकिस्तान की यूथ है उसकी जो अक्सरियत है वो उसको होप्स भी इमरान खान के साथ हैं और वोट भी इमरान खान के लिए करते हैं. और आप ये देखें कि इससे पहले यूथ कभी भी पाकिस्तान की सियासत में इतनी इन्वॉल्व नहीं थी जितनी इमरान खान साहब ने आके यूथ को इन्वॉल्व किया पाकिस्तान की सियासत में. इससे पहले तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सियासत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. इमरान खान साहब ने यूथ को इन्वॉल्व किया सियासत के अंदर. उसके बाद यह है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो इतनी ज़्यादा मुतनफ़र है दो ख़ानदानों से जो इससे पहले इक़्तिदार में रहे हैं कि वो ये तो कर सकते हैं कि वो वोट डालने ना जाएं. अगर वो इमरान खान साहब से किसी हद तक मायूस है तो ये तो वो कर सकते हैं कि वोट डालने ना जाएं. लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि यूथ की अक्सरियत जो है वो वोट डालने के लिए जाए और इमरान खान के खिलाफ वोट डाले. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. दूसरा जो बात है ना, महंगाई. देखें, अगर तो महंगाई पे हुकूमत ने किसी हद तक काबू पा लिया तो बाकी इतनी चीज़ें हैं इस महंगाई के अंदर जो छुपी हुई हैं जो सारी की सारी साथ ऐड हो जाएंगी और एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि अपोजिशन के लिए वो बड़ा खतरनाक होगा. क्या 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 चीज़ें, मैं कई बार आपको प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इस वक्त पंजाब में जब से ये मालियाती साल शुरू हुआ है जून जुलाई से, पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5-5, 6-6 अरब का तरक्याती पैकेज दिया गया है. पंजाब में सड़कें बन रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया है, 1 लाख अब नौकरियां देने जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड दिया गया है, फिर एहसास प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है. इतना कुछ है, ये पनाहगाहें बनाई गई हैं. फिर इमरान खान साहब का जो वो रियासत मदीना की बात करते हैं, फ्लाई रियासत की बात करते हैं. फिर इमरान खान साहब का जो इंटरनेशनली जो स्टांस है, जो अमेरिका के खिलाफ उनका मौक़िफ़ है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगी. सिर्फ एक चीज़ करनी है उनको और वो है महंगाई पर काबू पाना है. इसके अलावा एक उन्होंने महंगाई पर काबू पाना है, दूसरा उन्होंने जो है वो सिलेक्शन अच्छे लोगों की करनी है, टिकट उन लोगों को देना है जो कि ये देखना होगा कि वो उन हलकों के अंदर अगर जो मौजूदा हैं उनको हटाना भी है तो वो कम से कम मुकाबला कर सके, गलत टिकट ना दें जैसे 2013 में दिए गए. दूसरा जो फैक्टर है टीएलपी वाला, टीएलपी वाले पे क्योंकि हमने बात भी करनी थी कि आज साद रिजवी साहब जो हैं वो रिहा हो गए और मैं इसको बहुत खुशआइंद समझता हूँ कि हुकूमत ने जो उनके साथ मुआहदा किया उस मुआहदे पर अमल हुआ. इस दरमियान बहुत लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह से इसमें कोई ऐसा वो किरदार अदा करें कि ये मुआहदा जो है वो मंतकी अंजाम तक यहाँ पहुँच सके. समझते हैं कि आप एजाज चौधरी साहब फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके पास जाएंगे? उन्होंने कहा था कि जब वो रिहा हो जाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा. बड़ा अच्छा आपका सवाल है. इससे पहले मैं एक चीज मारिए ये कह दूं कि ये टीएलपी अब एक पॉलिटिकल हकीकत है. कोई माने या ना माने, टीएलपी एक सियासी हकीकत है और मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है. ये बड़ा जो है वो समझदारी का फैसला है कि इनको मेन स्ट्रीम किया जाए और इनको सियासत में रखा जाए. वरना आप क्या करना चाहते थे? इन पे आप पाबंदी लगाते, किसी और नाम से आ जाते, लेकिन ज्यादा मुख्तलिफ अंदाज में और मुतशद्दिद रवैयों के साथ आते. मेरा ख्याल है कि दोनों को अपनी अपनी गलतियों को देखना होगा, हुकूमत को भी देखना होगा, टीएलपी को भी देखना होगा. दोनों को अपनी अपनी गलतियों से सीखना होगा. और तहरीक लब्बैक के ऊपर जो ये ठप्पा लग गया है कि वो तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, इस चीज को उनको इस दाग को धोना होगा. और साथ ही तहरीक लब्बैक को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अब उनकी बहुत बड़ी एक ताकत बन गई है. उनके कारकुनान भी बहुत सारे जो हैं वो गालम गलोच, और क्योंकि मजहबी जमातों के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, इस चीज को उनकी लीडरशिप को देखना होगा. अब आ जाए जनाब, आपने कहा कि एजाज चौधरी साहब ने कहा कि मैं गुलदस्ता लेकर जाऊंगा और मैं मिलूंगा. मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में से अगर किसी ने सबसे बेहतरीन उस मौके के ऊपर बयान दिया तो वो एजाज चौधरी साहब थे. उन्होंने डैमेज को कंट्रोल किया. एजाज चौधरी साहब, क्योंकि एजाज चौधरी साहब का 40 साल सियासी तजर्बा है, वो दावत भी दी थी. हाँ, एजाज चौधरी साहब का 40 साल का तजर्बा है. वो स्टूडेंट यूनियंस में रहे, वो उसके बाद जमात इस्लामी में रहे. वो एक ग्राउंड से, वो एक बिल्कुल निचले लेवल से उठ के आने वाले एक पॉलिटिकल वर्कर हैं. वो ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं. और उन्होंने जब मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ये कहा था और जो कि कहा था तो वो जरूर जाएंगे और उनको जाना चाहिए. देखें, जब एक पॉलिटिकल फोर्स है आप उसको मेन स्ट्रीम में लाएं. और एजाज चौधरी साहब का मसला ये है कि पार्टी के अंदर उनकी बहुत ज्यादा मुखालफत है, क्योंकि उनकी जो एक जो इस्लामिक एक सोच है, जो मजहबी तरफ उनके रुझानात हैं, उसकी वजह से उनकी मुखालफत है. लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं. पॉलिटिकल उनकी जो अप्रोच है, जो सोच है, उसके मुताबिक उन्होंने जबरदस्त बात की. उनको बिल्कुल जाना चाहिए साद रिजवी साहब को मिलने के लिए. और एजाज चौधरी साहब जो है, एक और मैंने बात की थी जब ये बात हो रही थी कि जमशेद चीमा साहब को टिकट दिया गया और एजाज चौधरी साहब चाहते थे कि उनके बेटे लड़े. मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि आप उस हल्के के जो सियासत को समझते हैं उनसे बात करें. वो कहते हैं कि ये खाम ख्याली थी कि जमशेद चीमा साहब को उतने वोट मिल जाएंगे जितने एजाज चौधरी ने लिए थे. नहीं मिल सकते थे, क्योंकि एजाज चौधरी साहब
نے اس حلقے کے اندر مذہبی جو ووٹ بینک تھا اس کو بڑی حد تک اپنے ساتھ ملا لیا تھا, اور ساتھ ہی برادریوں کا جو ووٹ تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا. اتنے ووٹ کبھی بھی جمشید چیمہ صاحب کو نہیں ملنے تھے, وہ ایک غلط فیصلہ تھا. ان کو آپ کو شائن سمجھتے ہیں کہ اگر اب وہ گلدستہ لے کر جاتے ہیں تو اٹس اے گڈ سٹف. کیوں اس سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں ہے اپوزیشن کو؟ خوف کس چیز کا؟ یہ خوف جو ہے میرا خیال ہے جو کل بلاول صاحب نے پارلیمان میں بات کی ہے, آپ وہ اگر سنوا دیں, اور جو آج احسن اقبال صاحب نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ یعنی اپوزیشن نے پریس کانفرنس کی ہے کہ 2023 کے انتخابات پر ابھی سے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں, ذرا اگر وہ پروڈیوسر سب چلوا دیں تو اس کے بعد ہم آگے بات. اپوزیشن رہنماؤں کے گزشتہ روز کے مشترکہ اجلاس میں جو بل منظور ہی نہیں ہوا, اس حوالے سے پریس کانفرنس ہوئی ہے, ذرا یہ سنیں. جو 2023 والے 2023 کے الیکشن سے متعلق بات کی ہے بلاول صاحب نے بھی, آنے والے انتخابات پر سوالیہ نشان ابھی سے اٹھائیں, وہ شارٹ پہلے چلوائیں. جو آپ زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اپوزیشن کے اعتراضات کے باوجود پاس کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کا 34 پوائنٹس کا اعتراضات کے باوجود کر رہے ہیں, اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر, ہم آج سے اگلا الیکشن نہیں مانتے ہیں, ہم آج سے الیکٹورل ووٹنگ مشینز نہیں مانتے ہیں, ہم آپ کو ایسے الیکشن نہیں کرنے دیں گے. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کا کوئی قانون جس پر تمام سٹیک ہولڈرز کا اتفاق نہیں ہوگا اس کے تحت الیکشن منظور نہیں ہوں گے. الیکشن صرف انہی قوانین کے تحت ہو سکتا ہے جس پر تمام فریقین کا اتفاق رائے ہے. جی عدیل. اچھا, یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن نے ابھی سے ہی 2023 کے الیکشن کو متنازع بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اس پہ سوال اٹھانے کا فیصلہ کیا کیا ہے, بلکہ اس پر سوال اٹھا دیے ہیں سوال. اس کی ریزنز کیا ہیں, یہ خوف کی وجہ کیا ہے؟ اس خوف کی 3 وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شاید اپوزیشن کو لگتا ہے کہ 2023 میں عمران خان ان کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. 2023 میں عمران خان کو پھر شکست دینا ان 3 وجوہات کی وجہ سے اپوزیشن سمجھتی ہے پھر وہ مشکل ہوگا. پہلا معاملہ کیا ہے؟ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ انٹرنیٹ ووٹنگ جس میں 90 لاکھ کے قریب اوورسیز ووٹرز ہیں, اپوزیشن اس کو گردانتی ہے عمران خان صاحب کے ووٹر. اپوزیشن اس پہ دبے لفظوں میں بات کرتی ہے, اس کو اپوز کرتی ہے, لیکن ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں. کل بھی شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کیا, کل بلاول صاحب نے بھی یہی کیا, لیکن آن نہیں کرتے, وہ انٹرنیٹ ووٹنگ کی خلاف بات کرتے ہیں. اچھا, وہ اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو طریقہ کار پر اختلاف کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کو ووٹ کا رائٹ دینا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 90 لاکھ ووٹر, اب یہ 90 لاکھ ووٹر جو ہیں یہ ہر کانسٹیٹوینسی میں اگر 5-5, 10-10 ہزار یہ ووٹر آ گیا تو یہ تو اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں تو یہ تو پھر جہاں پر جیت کا مارجن کم ہے یہ تو گیم پلٹا دیں گے ساری. لیکن دل کل کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ آئی ووٹنگ میں تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے. نہیں, انٹرنیٹ ووٹنگ میں ظاہر ہے جو ٹیکنیکل معاملات ہیں اس میں وقت کی قلت اور یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اپوزیشن اس کو اس لیے اپوز کر رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے 90 لاکھ ووٹ درد سر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا معاملہ ہے 2023 کے عام انتخابات میں 5 کروڑ ووٹرز ایسے ہیں جو کہ 18 سے 35 سال تک کی عمر کے ہوں گے. تو یہ جو یوتھ ہے اس کے حوالے سے بھی اگرچہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یوتھ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, لیکن یہ ایزیوم کر لیا گیا ہے کہ جی یہ جو یوتھ ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے شاید تحریک انصاف کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, پی ایم ایل این کو بھی یوتھ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن ایک ایون پیپلز پارٹی کو کر رہی ہوتی ہے خود, یعنی پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں خود ینگ لیڈر ہیں. لیکن یہ ایک پرسپشن ہے کہ یوتھ کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک لنک جو ہے, رجحان, یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اور پھر ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہے, آج سعد رضوی صاحب رہا بھی ہو گئے اور اعجاز چودھری صاحب نے جو بات کی کہ ٹی ایل پی کے ساتھ
सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर हकीकी मानों में वाकई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर काम करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड रियलिटीज को समझ के, उन्हें रियलिटी समझ के वाकई ये सीट एडजस्टमेंट कर लेती है, तो आप ये मुमकिन है। पंजाब के जो पंजाब में वोट बैंक है, सिर्फ इसका एनालिसिस करें तो टीएलपी, हम पहले भी कह चुके हैं, 2023 के इलेक्शन में जिसके साथ भी इसका इत्तेहाद होगा, ये गेम चेंजर इत्तेहाद होगा। तो अब अपोजिशन की अपना रिएक्शन ये बता रहा है कि परेशानी तो है। क्यों ऐसे लग रहा है? वो इमरान खान जो ये हुकूमत की मुद्दत पूरी करते उनको नजर नहीं आ रहे थे, अब उन्हें 2023 में भी नजर आ रहे हैं। क्यों वो ये कह रहे हैं हम 2023 का नहीं मानेंगे? क्या मशीनों से कोई इशू है? हम इस पे वैसे मशीनों और इंटरनेट जो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनों और इंटरनेट वोटिंग पे अलग से भी बात करेंगे कि ये किस तरह के, ये जो कहा जाता है हैकिंग हो जाती है। लेकिन ये वो 3 फैक्टर्स मुझे समझ आते हैं जिसने अपोजिशन को एक और फैक्टर भी है अदील, और वो है महंगाई का। क्या 2023 के आम इंतखाबात तक हुकूमत महंगाई पर काबू पा लेगी? जी, महंगाई पर काबू पाएगी तो अवाम में जाएगी। अगर महंगाई पर काबू नहीं पाएगी, महंगाई का फैक्टर एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगर उस पर कंप्लीटली चीजें टैकल कर सके तो आप समझते हैं कि ये रुझान ऑपोजिशन की तरफ हो सकता है? देखें, इसमें 2-3 चीजों को अगर ये अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लें, 2-3 चीजों पर फोकस कर लें। अब पेट्रोलियम मसनूआत अगर आलमी मार्केट में गिरना शुरू हो जाएंगे, उसका रिलीफ कैसे मिलेगा? मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जब आई थी पीपल्स पार्टी के हुकूमत के बाद, तो 2013 के बाद जब इनकी हुकूमत आई थी तो पीपल्स पार्टी दौर में पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत हाई थी, उनकी बैड लक भी थी, वो महंगाई का सारा ताना भी मिला। उसके बाद जब जो ही मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पेट्रोलियम प्राइसेस गिरना शुरू हुई, इसके बाद उन्होंने रिलीफ देना शुरू किया। तो ये लक की भी बात है और वो गिना हुकूमत के खाते में ही जाता है।